नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। हमारे इस खास कार्यक्रम न्यायधानी गौरव सम्मान में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर, विलासादाई का शहर बिलासपुर, तेजी से उभरता हुआ शहर बिलासपुर, नई ऊंचाइयों को छूता हुआ शहर बिलासपुर। आज बिलासपुर की धरती से बात होगी बिलासपुर की, बात होगी बिलासपुर के विकास की। न सिर्फ बिलासपुर के विकास की बल्कि बात होगी आज पूरे छत्तीसगढ़ की। आज हमारे साथ इस मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ माननीय मंत्री, सांसद, विधायक हमारे साथ आज इस मंच पर मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने फोन साइलेंट मोड पर कर लीजिए या फिर आप अपने फोन स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत अहम है हम सभी के लिए। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे साथ पैनल होगा उसका परिचय आप सभी से करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हमारे पैनल में रोहनदीप सिंह चावला होंगे, एकेडमिक डायरेक्टर करियर पॉइंट बिलासपुर से। सर, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं, प्लीज आप मंच पर आइए। और इसके साथ हमारे साथ मिस्टर गौरव तिवारी होंगे, स्टार रियल बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टर हैं। सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं, आप प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही हमारे साथ मिस्टर अजय श्रीवास्तव होंगे। अजय श्रीवास्तव आधारशिला ग्रुप से चेयरमैन है, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही मेरे सहयोगी आसिफ को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। आप सभी का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम न्यायधानी गौरव सम्मान में। आसिफ, ओवर टू यू। नमस्कार, जय जोहार। आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम न्यायधानी गौरव सम्मान में हम बात करने वाले हैं बिलासपुर की, छत्तीसगढ़ की, एक ऐसे शहर की जो तेजी से उभर रहा है, एक ऐसे शहर की जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ऐसे बिलासपुर के विकास, उसके सामने आगे आने वाली चुनौतियों, अभी की उपलब्धियों, हम इन सब पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं, जैसा आकांक्षा ने इंट्रोड्यूस करा दिया है, रोहनदीप सिंह चावला साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ आधारशिला ग्रुप से अजय श्रीवास्तव जी हैं और साथ ही साथ गौरव तिवारी जी हैं, स्टार रियल बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। पहला सवाल रोहनदीप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी रोहन जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में बिलासपुर में एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, एक नया शिक्षा जगत में एक नया योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले सवाल, चूंकि आप शिक्षा क्षेत्र से ही हैं, कोविड ने बहुत कुछ बदला है, कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया, स्कूल बंद हुए और हम जब पढ़ते थे, जब आप पढ़ते थे, कभी ऐसी त्रासदी, कभी आपदा हमने भी नहीं देखी जो आज की ये पीढ़ी देख रही है। तो आफ्टर कोविड अब शिक्षा वापस उसी रफ्तार से पटरी पर लौटे और बच्चे उसी रफ्तार से जो उनका छूट गया है सिलेबस, वो जो एक बैकलॉग आ गया है, वो कैसे पूरा करेंगे? सर, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़रूर कोविड ने अफेक्ट तो किया है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अब जो भी चेंजेस आएंगे वो एक न्यू रियलिटी का पार्ट है। आज ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ इस समय तक के लिए सीमित नहीं था कि कोविड का जब फेज़ चल रहा था, जब बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे, तब बस ऑनलाइन क्लास हो रही थी, ऐसा नहीं था। ये ऑनलाइन क्लासेस अब रियलिटी रहेगा और आगे भी कई सारे स्कूल्स ये चीज़ अपनाएंगे कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मॉडल भी चलेगा, एक हाइब्रिड मॉडल चलेगा, सो दैट कि मान लीजिए अगर कभी किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है या कोई बच्चा कभी अपने स्कूल नहीं आ पाता है, तो एट द सेम टाइम वो अपने घर से लॉगिन कर सके, पढ़ाई कर सके। एंड अभी जो चीज़ें लॉस हुई हैं, जो बैकलॉग क्रिएट हुआ है, उसके लिए सारे ही स्कूल ये प्रयास कर रहे हैं कि अब बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, एटलीस्ट जितनी काम की चीज़ें हैं वो सब कवर करवा दी जाएँ, बिकॉज सिलेबस भी उसी के बेस पे कम हुए, तो बढ़िया से हो जाएगा। बस ये है कि मेहनत दोनों को ही करने की ज़रूरत है, स्कूल्स को भी और बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी ऑब्वियसली, राइट। और देखिए, ये इसलिए पैनल बहुत अहम है क्योंकि इस पैनल में हमारे साथ जो शख्सियतें मौजूद हैं वो बिल्डिंग भी बनाती हैं, वो निर्माण भी करते हैं, और इसके साथ साथ जब वो निर्माण करते हैं तो फिर शिक्षा राष्ट्र का, प्रदेश का निर्माण करता है। इसीलिए हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी
गौरव तिवारी जी हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ आधारशिला ग्रुप से अजय श्रीवास्तव जी हैं और रोहनदीप सिंह चावला साहब हैं। मैं अजय जी पहले आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद फिर गौरव जी मैं आपके पास आता हूँ। अजय जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो मैंने अभी रोहनदीप जी से पूछा, और सवाल यही है कि कोरोना के बाद कैसे शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आर्थिक लॉस से भी शिक्षा क्षेत्र गुजरा है, बहुत से संस्थान आज भी ऐसे जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलते हैं, और ऐसे में तब जबकि इतनी बड़ी आपदा आई, आगे शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। और इस आपदा ने हमें एक चीज़ और सिखाई है, और वो ये है कि अगर हम टीचर को फेस नहीं भी कर रहे हैं तो भी शिक्षा रुकने वाली नहीं है। इसे, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आपदा में अवसर, इसको हम आगे अवसर के तौर पर कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी संभावनाएं आप इसमें देखते हैं? जैसे रोशनदीप जी ने कहा कि ये वाकई हमारे लिए एक अवसर यह था कि नई टेक्नोलॉजी को सीखना, ये शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए एक अवसर के समान था। और जितनी तेज़ी से दोनों ने रिस्पॉन्ड किया, मुझे लगता है ये कोरोना ही कर सकता था। हम यदि इसको सिस्टम से करना चाहते तो मुझे आने वाले 5 साल में उनको ऐसा ट्रेंड कर पाते। दूसरी बात, शिक्षा में विकास या शिक्षा को यदि हम देखते हैं तो जब स्कूली शिक्षा की हम बात करते हैं तो वो ऑनलाइन शिक्षा उसका 10% है। 90% आपको स्कूल जाकर ही, जब शिक्षक आपके पीठ में हाथ रख कर बोलता है कि आपको ये करना पड़ेगा, आप करिए, वो जो फील आता है, या शिक्षक की जो नज़रें हैं वो बच्चों को बदमाशी करते हुए देखती हैं तो वो बच्चे रुक जाते हैं, वो जो फील है वो स्कूल में ही आ पाता है। और अपने सहपाठियों के साथ जो सीखने का उनको अवसर मिलता है, मुझे लगता है ये सब चीज़ें कोरोना जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकती। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं और पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्होंने अपनी एक बच्चों को शिक्षा देने की जो अपना कर्तव्य है वो निर्वाह कर दिया और उनको एक ऑनलाइन क्लास से जोड़ दिया और स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अभिभावकों को समझने की ज़रूरत है। आज हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि आपने क्लासेस तो ऑफलाइन हुई नहीं तो फिर फीस क्यों देंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो हम भी ये कहते हैं कि यदि ऑफलाइन क्लास नहीं हुई तो टीचर्स को क्या सैलरी नहीं दें। और ये फीस और सैलरी का मुद्दा नहीं है। ये पहले ही सवाल के जवाब में आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है। मैं इस पर बाद में आऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस का विषय है। मैं यहाँ पेरेंट्स की भी बात रखूंगा, मैं आपकी भी बात रखूंगा और बीच में हम कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चों से जब आप बात करिए तो वो इस कोविड काल में एक चीज़ मिस करते हैं। वो कहते हैं हम यार दोस्तों से नहीं मिल पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते। लेकिन एक बात जो उनको बड़ी अच्छी लगती है, और जैसा अभी श्रीवास्तव साहब ने भी कहा, अजय जी ने कहा कि बच्चा शैतानी करता है तो टीचर की आंखें उसको समझा देती है कि शैतानी नहीं करनी। बच्चे इस मामले में बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं कि फ़ोन में से निकलकर टीचर मार नहीं सकता कम से कम, तो घर में बड़ा वो सेफ फील कर रहे हैं इस मामले में। खैर, मैं इस पर आता हूँ सर आपके पास। गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और गौरव जी, मेरा सवाल यही कि रियल स्टेट उन सेक्टर्स में से था जिस पर कोविड ने बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया। उसकी वजह से रियल स्टेट तो टूटा ही, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय सेव करना या संभाल कर रखना ज़्यादा बेहतर समझा। अब इट्स टाइम टू बूस्ट। तो वो जो वक्त बदला है, अब जब चीज़ें खुल रही धीरे धीरे, अब सब पहले जैसा हो गया है, कितना वापस रियल स्टेट बूम कर रहा है। बिलासपुर जैसे शहर में जहां 27 साल बाद एयरपोर्ट अब चल रहा है और संभावनाएं नई बन रही हैं, बिलासपुर जैसे शहर में आप कितनी संभावनाएं आगे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे स्थान दिया। बिलासपुर आज से नहीं, शुरू से अकुट संभावनाओं का शहर रहा। जिस भी कारण से बिलासपुर में संभावनाएं रुकी, इस पे चर्चा करना बेवजह व्यर्थ होगा। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा, कोरोना से सभी सेक्टर जूझ रहे हैं। शिक्षा जगत हो, व्यापार जगत हो, रियल इस्टेट सेक्टर हो, प्रभावित सभी सेक्टर हुए। और आपने जैसा कहा कि संभावनाओं खोजना, आपदा में अवसर खोजना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ज़िंदगी को जीने का तरीका कोरोना के आने के बाद बदलना शुरू किया है। और अब लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट सोच समझ के करेंगे और उन प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उनको
रहने की संभावना दिखेगी, जहां उनको इन्वेस्टमेंट का प्रतिफल अच्छा मिलेगा। ऐसे में जो नियम से काम करने वाले व्यापारी हैं, जो TNC अप्रूव्ड प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उनके व्यापार को उत्कृष्ट उन्नति मिलेगी, ऐसा मुझे दिखता है। जैसा कि आपने भी बोला कि 27 साल बाद बिलासपुर में एयरपोर्ट फिर से चालू हुआ है। ये एयरपोर्ट चालू होना बिलासपुर के विकास को और बिलासपुर की प्रगति को 4 गुना तेज़ी से आगे बढ़ाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जब कोई व्यक्ति मकान लेने की कोशिश करता है या मकान लेने की सोचता है, तो वो एयर कनेक्टिविटी, क्योंकि आजकल बहुत अफोर्डेबल है। पहले आज से 10-20 साल पहले हर कोई एयर ट्रैवल नहीं करता था, लेकिन जैसा केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हवाई यात्रा से लेकर हवाई चप्पल तक आम आदमी की जेब में आ जाए, वो अफोर्ड कर पाए। जब एयर कनेक्टिविटी इतनी अफोर्डेबल हो गई है, तो क्या रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इन शहरों के बाद बिलासपुर एक ऐसा शहर बन रहा है जहां एयर कनेक्टिविटी होने की वजह से भी रियल एस्टेट में बूम आएगा? बिल्कुल, रायपुर, दुर्ग, भिलाई का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। वो भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। बिलासपुर चूँकि बहुत पुराना और बहुत बड़ा ज़िला रहा है, बहुत संभाग बहुत बड़ा रहा है, उसके बावजूद बिलासपुर का जो विकास है वो पिछले 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी जिस तेज़ी से होना चाहिए था, उस तेज़ी से नहीं हो पाया। कारण कि राजधानी का रायपुर में बन जाना, लोगों को अपॉर्चुनिटी रायपुर में दिख रही थी, पर रायपुर में जिस तरीके से फैलाव हुआ और जो बसाहट बेतरतीब हुई, बिलासपुर के पास संभावनाएं अभी शुरू हुई हैं और एयर कनेक्टिविटी की वजह से वो संभावनाएं 2 गुनी बढ़ गई हैं। क्योंकि बिलासपुर में अभी भौगोलिक क्षेत्र खाली हैं, बिलासपुर में चारों तरफ बढ़ने की स्थिति है। बिलासपुर बहुत घना शहर रहा है, बहुत फैला हुआ शहर शुरू से नहीं रहा है, इसलिए निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं और सभी सरकारी तंत्र उसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिलासपुर की उन्नति और तरक्की अब अपने चरम पे रहेगी। अवधारणा ये थी कि देश में जितने भी प्रदेश हैं, राजधानी से अलग हाई कोर्ट की स्थापना हो, और उसके पीछे कई वजह थी, जिसमें एक मूल वजह जो थी या बड़ी वजह थी वो ये कि राजधानी के अलावा भी बाकी शहर प्रोग्रेस करें, उनमें प्रगति हो, उन्नति हो। और आज हम जहाँ बैठे हैं ये छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, यानी कि यहाँ हाईकोर्ट है, और न्यायधानी राजधानी के बराबर पहुँच रही है क्या, पहुँचने वाली है क्या, या कब पहुँचेगी, उन्हीं संभावनाओं पर आज हम बात कर रहे हैं। रोहनदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और रोहनदीप जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि अब जब बिलासपुर का फैलाव हो रहा है, और देखिए इसे हम नेगेटिविटी के तौर पर तो नहीं, एक सकारात्मक पहलू ही देखेंगे कि अब जब भी हम यहाँ ROBs बनाते हैं या अंडरब्रिज बनाते हैं या 4 लेन करते हैं, कुछ साल बाद हमें ज़रूरत महसूस होती है कि अब ये छोटा है, कुछ और हमें बड़ा करना पड़ेगा। और ये इस बात का साक्षात सबूत है कि बिलासपुर बहुत विकास कर रहा है, आबादी बढ़ रही है, लोग यहाँ पर आने रहना चाहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी उसी हिसाब से हमें डेवलप करना पड़ेगा इतनी बड़ी आबादी के लिए। एजुकेशन टूरिज्म, ये एक टर्म बहुत इस्तेमाल होती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बाकी प्रदेशों के बच्चे भी बिलासपुर आएं, कोटा और दूसरे शहरों की तरह शिक्षा क्षेत्र में बिलासपुर का भी नाम हो। कितनी कैपेबल पाते हैं आप इस शहर को, और आप लोग कितना इसके लिए जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? सर, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ज़रूर, जैसा आपने कहा कि आज अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया में जो सबसे बड़ा नाम उभर के आता है वो कोटा शहर का है। बट आज हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि आज से 10-15 साल पहले जो नाम कोटा का था, तब कोटा के कंपैरिजन में और कोई ऑप्शन नहीं था बच्चों के पास। बट आज जिस तरीके से एजुकेशन स्प्रेड आउट हुआ है और इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन हर जगह तक पहुंच पाया है, स्टडी मटेरियल्स हर जगह तक पहुंच पाए हैं, तो बिलासपुर पूरा कैपेबल है कि बहुत आराम से बिलासपुर ओवरटेक कर सकता है किसी भी अन्य शहर को ऑन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन। मेरी जो सोच है वो यही है कि बिलासपुर का नाम कोटा से बड़ा होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शंस इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। एंड करियर पॉइंट की अगर हम बात करें तो करियर पॉइंट वही कोशिश करता है कि रिजल्ट्स ऑल इंडिया लेवल पे उतने ही अच्छे हैं। रिजल्ट्स पिछले दिनों ही JEE मेंस के आए थे जिसमें 99.9 परसेंटाइल तक करियर पॉइंट से गए। अभी मार्च अटेम्प्ट में भी जो हुआ है पेपर, हमें इंटरनली पता है
कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑल इंडिया लेवल पे शोकेस होगा एंड इट विल बी अराउंड 99.9 परसेंटाइल अगेन। शुभकामनाएं उसके लिए रोहनदीप जी आपको, और शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि अगर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो फिर ये छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर का विकास हो रहा है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ रोहनदीप जी, आप खुद IITian हैं। जी सर। बिलासपुर से सिलेक्शन में भागीदारी बढ़े बिलासपुर के बच्चों की राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए यहाँ के बच्चे, उनमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, उनमें क्षमता की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। अब तक क्या उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो उन्हें अब मिल गया है करियर पॉइंट की वजह से, या आधारशिला ग्रुप जैसा हमारे और जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें अब वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसकी वो चाह रखते थे? देखिए सर, मेरा हमेशा ये सोचना है कि चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट, आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी इंस्टीट्यूट ख़राब या अच्छा नहीं होता। इंस्टीट्यूट्स सारे के सारे अपने बच्चों पे खूब मेहनत करते हैं जितनी वो कर सकते हैं। डिपेंड इस बात पे भी करता है कि बच्चों को क्या वो राइट माइंडसेट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं बच्चों को एक छोटी सी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अपने लिए रखी थी, कि जनरली कोई भी बच्चा जब 11th-12th में प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा ये सवाल होता है कि मैं स्कूल पर ज़्यादा फोकस रखूँ या कोचिंग्स पर ज़्यादा फोकस रखूँ, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12th कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए मुझे या तो JEE का पेपर या नीट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। बट हमें ये चीज़ समझनी है कि कई सारे जो टॉपिक्स होते हैं 11th-12th के वो सेम होते हैं IIT और नीट के। हम कभी भी जब भी पढ़ाई करते हैं हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, ना कि एग्ज़ाम वाइज। आपको अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ या ये मैं JEE के लिए पढ़ रहा हूँ या नीट के लिए पढ़ रहा हूँ। मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। अब इस टॉपिक से अगर बोर्ड में पेपर आएगा तब भी मैं बनाऊँगा, JEE में आएगा तब भी बनाऊँगा, नीट में आएगा तब भी बनाऊँगा। वी शुड ऑलवेज स्टडी टॉपिक वाइज, नॉट एग्जाम रिलेवेंट। ये ठीक ऐसे है कि अगर आपका कवर ड्राइव खराब है तो आपको कवर ड्राइव ठीक करना है, फिर वो आपको T20 में भी काम आएगा, ODI में भी काम आएगा और टेस्ट में भी काम आएगा। ऑब्वियसली बहुत आसान शब्दों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी, मैं देखिए इस मंच से या इस पैनल से आम आदमी, छोटे बच्चों और ख़ास तौर पर वो जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स आपसे चाहता हूँ, और सीधा यही पूछना चाहता हूँ कि पूरा साल बच्चे घर पर रहे। हम जब तैयारी करते थे बोर्ड की, मुझे याद आता है वो दौर, तो हम पूरे साल लगते थे कि इस बार हमारा बोर्ड है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर बर्डन होता था। इस बार बच्चे कुछ ना चाहते हुए भी उनको मस्ती करने का मौका मिला, टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहा नहीं। तो अब जब वो बोर्ड के लिए जा रहे हैं और बहुत कम वक्त अब बोर्ड में रह गए हैं, तो अब रिवीजन पूरे साल का और एग्ज़ाम कैसे दें, उस पर आप क्या टिप देंगे बच्चों को? बोर्ड के बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक चीज़ छूटी है बच्चों को, वो है एग्ज़ाम लिखने की आदत। क्योंकि हमारा पैटर्न ऐसा है कि रिटर्न एग्ज़ाम्स के बेसिस पे ही हम उनको जज करते हैं कि वो किस लेवल पे खड़े होते हैं। तो मुझे बच्चों से यही कहना है कि यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स या 10th बोर्ड या 12th बोर्ड दे रहे हैं तो आप अपने घर में, क्योंकि अभी कोविड के कारण बहुत सारी क्लासेस फिर से ऑनलाइन चालू हो रही हैं, आप जा नहीं पाए हैं, यदि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और कंसंट्रेट कर रहे हैं तो पूरी चीज़ों को लिख कर करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम रिटर्न है। यदि आपकी अभी बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, वो मौखिक जवाब दे पा रहे हैं पर लिखने की जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो गई है। यदि उनको, और हमारे पास ऑनलाइन मॉडल आंसर्स उपलब्ध हैं, उनको देखें कि वो मॉडल खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भी मुझे लगता है इस बात पे ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, बच्चे बजाय मोबाइल पे कोई क्लास अटेंड करने के अपने टेबल चेयर पर बैठकर कॉपी पेन से उन आंसर्स को लिखें, जिससे उनकी लिखने की हैबिट जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा वो क्लास एग्ज़ाम में जाकर अपना आंसर्स लिख पाएंगे और उतने ही अच्छे उनके रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। इसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज की जो युवा पीढ़ी है उसका बड़ा एक बेसिक सा सवाल होता है, एक छोटा सवाल होता है, और वो कहते हैं बचपन में हमने लिखा लिखा लिखा, लेकिन अब सब कुछ टाइपिंग पे है और सबकी हैंड राइटिंग एक बराबर हो गई है, क्योंकि अब सब टाइपिंग में, और हैंड राइटिंग के चक्कर में हम सब ने, आपने भी, मैंने भी पेरेंट्स से बहुत डांट सुनी है, टीचर से डांट सुनी है, अब सिर्फ टाइप करना होता है। लेकिन इसके साथ ये सच ये भी है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो बोर्ड में अभी टाइपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो आपको लिखना होगा, यू हैव टू राइट, और उसी लिए लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अजय जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं गौरव जी आपके पास आ रहा हूँ। गौरव जी, चूंकि शिक्षा क्षेत्र से दो हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनसे उसमें सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपसे अब हमने बच्चों की बात की, अब मैं बच्चों के पापा और मम्मी की बात करता हूँ।
गौरव जी, एक परिवार अगर घर लेने का सपना देख रहा है, कोविड काल के बाद वो कैसे बदला है, आप क्या टिप देंगे? कई बार हमने देखा है कि लोग सस्ते घरों के चक्कर में ऐसे बिल्डर्स के फेर में फंस जाते हैं जिनके पास एनओसीज नहीं होती। बिलासपुर में करें, और बिलासपुर बहुत शांत, सरल और सौहार्दपूर्ण वातावरण का शहर है। इस शहर के लोगों में जो प्रेम है वो आपको दूसरे शहरों में नहीं मिलेगा। और बिलासपुर एक बार जो बस जाता है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हो, या कोई भी कारपोरेट लेवल का अधिकारी हो, चाहे वो एसीसीएल का अधिकारी हो या एनटीपीसी के अधिकारी हो, बिलासपुर जो एक बार रह लिया वो बिलासपुर छोड़ करके जाना नहीं चाहता। ये आप मुझे ऑफर दे रहे हैं, मुझे अपना अकाउंट चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं बिलासपुर का वासी हो सकता हूं। लेकिन जो बिलासपुर के वासी हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने लिए तालियां बजाएं। आपने इस शहर को इतना सुंदर बनाया, जोरदार तालियां बिलासपुर के लोगों की, बिलासपुर के लिए। और चूंकि इस कार्यक्रम का नाम है न्यायधानी गौरव सम्मान, तो गौरव जी हमारे साथ हैं और उनका सम्मान हम करेंगे, क्योंकि ये आपको फ्री में अभी बिल्कुल निःशुल्क वो बातें बता रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं और जिसके लिए आपको अलग से वक्त निकालना पड़ता किसी रियल एस्टेट जानकार से मिलने के लिए। हम एक फर्म के मालिक से आपकी सीधी बात करा रहे हैं। और इसी तरह हम सम्मान करेंगे रोहन जी का भी, और उसके बाद अजय जी का भी। और अजय जी, आपके साथ जो हैं वो रोहन जी हैं। आपने उन्हें रोशन कहा, वो रोशन तो हैं ही, बिलासपुर को रोशन भी कर रहे हैं, वो रोहन जी हैं। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो शिक्षण संस्थान है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बना रहे, क्योंकि आप लोगों को मिलकर ही अगली पीढ़ी तैयार करनी है। मैं आपके पास आऊँ अजय जी, रोहन जी आपके पास आऊँ। उससे पहले एक सवाल गौरव जी मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। और गौरव जी, मेरा सवाल यही है आपसे, बड़े शहरों के लोगों को, मैं खुद नोएडा से आया हूँ, बड़े शहरों के लोगों को एक शिकायत है कि कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं विकास के नाम पर, सांस लेने की जगह नहीं है, कंजेशन है बहुत ज़्यादा, और हर जगह हाई राइज बिल्डिंग्स दिखती हैं, हर जगह कंक्रीट का जंगल दिखता है। वो जो मूल माटी की जो एक महक होती है वो बड़े शहर खोते जा रहे हैं। बिलासपुर आगे जाकर वैसा ना बन जाए इस विकास की दौड़ में, आप समाज सेवियों से, सरकारों से, खुद अपने जैसे रियल एस्टेट बिल्डर से आप उसके लिए क्या अपील करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रियल एस्टेट के जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे बिलासपुर में कभी भी किसी के आपस में गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। पहली बात, सब हेल्दी कंपटीशन रहा। सारे बिल्डर्स एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं और सब एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। आप अगर कंपटीशन नहीं रखेंगे तो हमें रेट कैसे कम मिलेगा सर? नहीं, हमने कहा हेल्दी कंपटीशन, गला काट कंपटीशन नहीं रहा। ठीक। और लोग एक दूसरे को अच्छी संभावनाएं सजेस्ट करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि बिलासपुर में कोई भी बिल्डर का प्रोजेक्ट आपको अव्यवस्थित नहीं दिखेगा। यदि कोई बिल्डर गलती से भी गलती करता है तो हमारे बिल्डर साथी आपस में ही उसको मैनेज कर लेते हैं कि चीज़ों को आपको सही करना है। ठीक। दूसरी चीज़, सरकार की बात की आपने, तो व्यापारियों का और सरकार का रिश्ता मैं वही मानता हूँ जो एक बेटे और बाप का होता है। एक बच्चा जो अपेक्षा अपने पिता से करता है और एक पिता जो अपने बच्चों से करता है, वही अपेक्षा व्यापारियों की और सरकार की एक दूसरे से होती है। व्यापारी चाहता है कि सरकार उसकी परवरिश अच्छे से करे और सरकार भी चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं, जो व्यापारी हैं, वो अच्छे से व्यापार करें। दूसरी बात रही आम जनों की, तो मैंने पहले ही बताया कि बिलासपुर बहुत ही सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत ही वातावरण यहाँ का एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाला है। तो यहाँ के लोग आपस में कभी ऐसी कोई भी काम नहीं करते जिससे कंक्रीट के जंगल बन जाए और हरियाली खत्म हो जाए। ये अच्छी बात है। किसी भी शहर की जो मूल भावना है वो जिंदा रहनी चाहिए। और अब बिल्कुल बहुत छोटे में, रोहन जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, अजय जी आपके पास आऊँगा। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, आप दो वो चीज़ें जो सरकार से चाहते हैं, दो चीज़ें, छोटे पॉइंट्स। सर, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि सरकार के थ्रू कुछ ऐसे फ्री चैनल्स प्रोवाइड हों, सो दैट कि जो बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, उन्हें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे गांव में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे बच्चों को बुलाया जा सके और उन्हें एक फ्री एजुकेशन मिल सके। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि उन्हें और प्रेरित किया जाए, जैसे हम पुरस्कृत करते हैं कई सारे बच्चों को, तो उन्हें प्रेरित और किया जाए ताकि वो और अच्छे से पढ़ पाएँ। स्कॉलरशिप्स और दूसरी तरह से, यही दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो आप चाहते हैं सरकार से, ताकि शिक्षा में हम और गुणवत्ता ला सकें। जहाँ तक
मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को भी अपने बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, यहाँ का अपना एक ढांचा है और उसके अनुरूप बहुत सारी पॉलिसी है जिससे रोजगार सृजन किए जा सकते हैं, पर उसके अनुकूल हमारी क्या शिक्षा पद्धति है। और यदि ये बोर्ड का गठन होगा, छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन होगा, तो मुझे लगता है हम अपनी पद्धति को, शिक्षा पद्धति को उसके रोजगार मूलक बना सकेंगे और अपने संस्कृति के अनुकूल भी बना पाएंगे। तो मेरा सरकार से यही सुझाव है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सुझाव रखे हैं आपने सरकार से, और चूंकि इस मंच से सरकार भी इस कार्यक्रम को देख रही है, सरकार भी, मंत्री भी सुन रहे हैं, तो ये एक सुझाव आए हैं रियल एस्टेट की तरफ से और एजुकेशन सेक्टर की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका, अजय जी आपका और रोहन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, चर्चा में आने के लिए। तो आज हमने आज इस पैनल में यही जानने की कोशिश की कि कैसे शिक्षा क्षेत्र और इसके साथ साथ अधोसंरचना यानी इंफ्रा, रियल एस्टेट से क्या कुछ संभावनाएं हैं। आपके मन की कुछ चीजें जो सवाल थे, जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, उनके जवाब जानने की कोशिश की है। धन्यवाद सर।